ओए भैया देखिए, ओए नया चैप्टर भाई प्लीज बोलिए, ठीक है भैया, भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है भैया। देखिए भैया, नया चैप्टर है भैया, ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया, चैप्टर का नाम है भैया एटम, ठीक है भैया। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है भैया, कि एटम की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है भैया, ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं भैया, एटम कहते हैं। वो पार्टिकल जिसको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं भैया, एटम कहते हैं। मैं एटम की हिस्ट्री पे जाता हूं तो सबसे पहले जो एटम का नाम दिया था वो महर्षि कनद ने दिया था, कनद, ठीक है भैया। कनद भारत के एक वैज्ञानिक कह लो, ठीक है। उन्होंने बोला था भैया कि जो कोई पदार्थ, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, ठीक है भैया, ठीक है भैया। एससी वर्मा में लिखा होगा, ठीक है, अच्छा लिखा होगा, ठीक है भैया। तो एससी वर्मा में लिखा हुआ भैया कि जो मैटर होता है वो उसे पदार्थ कहते हैं, और जो एटम होता है उसको परमाणु कहते हैं। खैर ये तो मैं भी जानता था, ठीक है भैया। तो इन्होंने बोला भैया कि कोई भी पदार्थ होता है वो सबसे छोटे कण से मिलकर बना होता है, कण मतलब पार्टिकल, ठीक है भैया। और उस कण का नाम क्या है भैया, एटम। क्या कहते हैं उस कण को, एटम कहते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले जो एटम की बात की गई थी वो महर्षि कनद ने की थी, ठीक है भैया, महर्षि कनद ने। देखो हिंदू धर्म शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। चलो भैया ठीक है भैया, चलो भैया, ये बात है करीबन नहीं तो 7,000 साल 5,000 साल के आसपास की बात है, ठीक है। 5,000 साल पहले ये बात हुई थी, ठीक है भैया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए भैया, ठीक है, फिर उसके बाद भैया कई हजार साल बाद बीत गए, और एक अंग्रेज साइंटिस्ट है जिसका नाम था जे थॉमसन, ठीक है भैया। जे थॉमसन ने पहली बार एटम का मॉडल रखा, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। जो सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला था वो आपका जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने क्या बोला भैया, ध्यान दीजिए भैया, जे थॉमसन ने बोला भैया कि भैया एटम जो होता है वो एक सॉलिड होता है। एटम क्या होता है भैया, सॉलिड होता है। इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भैया, धसे हुए होते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भैया, धसे होते हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर यूनिफॉर्म वे से, ठीक है भैया। इस स्ट्रक्चर, इस जो इन्होंने ये एटम का जो ये मॉडल दिया, इसको इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया। क्या नाम दिया भैया, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है भैया। ये प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया। प्लम पुडिंग मॉडल में ये जो रेड पार्ट होता है इसे इन्होंने वाटरमेलन मॉडल भी बोला, ठीक है भैया। तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट था वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा था, और जो ब्लैक पार्ट था वो नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा था। इनके हिसाब से इन्होंने बोला भैया कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एटम के अंदर क्या होता है भैया, धसा होता है। इन्होंने बोला भैया कि जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है उतनी ही क्या होती है भैया, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है। दूसरा कहने का मतलब है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली, एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या होता है भैया, न्यूट्रल होता है। क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर किसी प्रकार का ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है भैया। अब भैया एटम से रिलेटेड एक और फिनोमिना होता है। देखिए जब भी कोई भी थ्योरी दी जाती है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड फिनोमिना को वो चीज क्या करे भैया, फॉलो करे, उसको वो चीज एक्सप्लेन करे। जैसे लाइट, प्रिया तो एटम सबसे छोटा कैसे हुआ, नहीं छोटा नहीं हुआ, उन्होंने बोला छोटा है। अभी हम आगे नहीं आ रहे, ठीक है भैया। अभी हम मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो आप देखोगे कि एटम ही नहीं, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल जो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे भी छोटे पार्टिकल को खोज लिया गया है, ठीक है भैया। उससे भी छोटे पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स में खोज लिया गया, ठीक है भैया। खैर उसकी हिस्ट्री में बताता हूं आपको, लेकिन पहले भी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो इन्होंने बोला भैया एटम क्या है भैया, सॉलिड है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, आपके धसे हुए हैं, ठीक है भैया। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यूनिफॉर्म वे से पूरे एटम के अंदर क्या होते हैं भैया, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो इन्होंने जो मॉडल का जो नाम दिया, इसको नाम दिया भैया वाटरमेलन मॉडल। और उसमें ब्लैक स्ट्रीट्स क्या इंडिकेट कर रहे थे भैया, नेगेटिव चार्ज को, और जो रेड पार्ट था वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा था। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है भैया, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है भैया, न्यूट्रल होता है। एटम टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। चलो फिर बात करते भैया
इन्होंने एक फिनोमिना को अपने मॉडल से डिफाइन करने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं भैया लाइट का एमिशन, लाइट एमिशन, या आपने स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम सुना, स्पेक्ट्रल सीरीज। देखिए भैया जब भी स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है, ठीक है भैया, उसमें से आप बहुत छोटा सा रीजन देखते हो जिसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हो। क्या कहते हैं भैया? विजिबल स्पेक्ट्रम को ही आप देख पाते हो, उसके ऊपर और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को आप नहीं देख पाओगे भैया। और ये जो पूरा इस फ्रीक्वेंसी निकलती है, फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से आती है भैया? एनर्जी की वजह से। यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है भैया। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से बना है। तो भैया अगर ये स्पेक्ट्रम बना है तो इनके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या भैया पूरे एटम में धसे पड़े हैं, और धसे पड़े तो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इन्होंने स्पेक्ट्रल जो सीरीज बनी, जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, उसके बारे में इन्होंने बोला भैया क्या, कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं भैया? और वाइब्रेशन के दौरान में वो क्या करते हैं भैया? एनर्जी को रिलीज करते हैं, कुछ इस तरीके से एनर्जी को क्या करते हैं भैया? रिलीज करते हैं, ठीक है भैया। तो इन्होंने इतना बताया, उसके बाद सब इनका मामला खत्म हो गया, इनको मिल गया नोबेल प्राइज और मर गए, खत्म, ठीक है भैया। फिर आया भैया रदरफोर्ड, ठीक है भैया, फिर आए रदरफोर्ड, और इनके आते के साथ ही एटम स्टार्ट हुआ। ये सब घटिया सब कुछ ये खत्म हो चुका है, इसका कुछ भी नहीं है। इसका बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स भी अभी आपको जैसे रदरफोर्ड पढ़ोगे ना, और बोर पढ़ोगे, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, जैसे आप ये दोनों मॉडल पढ़ोगे वैसे ही क्या होगा भैया, इनका पूरा मॉडल क्या होगा? ध्वस्त हो चुका होगा। रदरफोर्ड ही ध्वस्त कर देगा अकेले। रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के दो चेले थे, नाम था गीगर और दूसरे का नाम था मार्सडेल, गीगर और मार्सडेल। आपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का नाम तो सुना ही होगा अच्छे से, है ना? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था भैया, कि एक गोल्ड की फॉइल को लिया गया, गोल्ड को लिया, उसको तब तक पीटा गया। गोल्ड को ही क्यों लिया गया? क्योंकि गोल्ड से पतली शीट नहीं बनाई जा सकती। सबसे पतली शीट अगर आप किसी की बना सकते हो तो गोल्ड की शीट होती है, क्योंकि सबसे डक्टाइल और सबसे मैलिएबल जो चीज होती है वो होता है गोल्ड। इससे पतला जो शीट होती है वो किसी भी मटेरियल की नहीं बन सकती, है भैया। तो इन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल इसीलिए कहा। इन्होंने क्या किया भैया, गोल्ड को पीट पीट कर करीबन नहीं तो 10 नैनोमीटर मोटा, ठीक है भैया, कर दिया। 10 नैनोमीटर बहुत पतला होता है, आपको 10 नैनोमीटर 10 लग गया तो बड़ा नहीं लगना चाहिए, बाकी ये बहुत पतला है, ठीक है भैया। तो 10 नैनोमीटर जितना पतली एक फिल्म बना दी, ठीक है भैया। अगर ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, गीगर और मार्सडेल कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने केवल कंक्लूजन निकाला था, ऑब्जर्वेशन की कंक्लूजन निकाला, बस रिजल्ट लिख दिया, इसलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बच्चे कहते हैं इसको। एक्चुअल में रदरफोर्ड ने नहीं किया था, गीगर और मार्सडेल ने किया था, जो चेले थे, ठीक है भैया। इन्होंने क्या किया भैया, दो खूंटे गाड़ दिए छोटे छोटे, ठीक है भैया, और उस खूंटों के बीच में क्या लगा दी भैया? फिल्म। क्या लगा दी भैया? फिल्म। और पीछे लगा दी भैया इसके एक फ्लोरोसेंट फिल्म। फ्लोरोसेंट होती क्या भैया फ्लोरोसेंट फिल्म? तो बता दो भैया, फ्लोरोसेंट फिल्म एक नॉर्मल फिल्म है, ठीक है भैया, जो चार्ज पार्टिकल के टकराने पर क्या करती है भैया? ग्लो कर जाती है। जो चार्ज पार्टिकल के टकराने पर क्या करती है भैया? ग्लो कर जाती है। मतलब जिसके पास भी वेलोसिटी रहेगी, अगर वो इसके ऊपर टकराएगा तो ग्लो कर जाएगी, ठीक है भैया। जब वो अपनी एनर्जी से आएगा, काइनेटिक एनर्जी इसको देगा ना वो पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी जब इसको देगा तो भैया उस काइनेटिक की वजह से क्या होगा? वो होता है हीटिंग इफेक्ट आता है, और उतने हीटिंग इफेक्ट से क्या करता है भैया? ग्लो कर जाता है जहां पर वो पार्टिकल टकराएगा चलता हुआ। तो भैया इन्होंने जो यूज किया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले ये बता दो मेरे को, अल्फा पार्टिकल है क्या? कोई बताएगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है? क्या होता है बट अल्फा पार्टिकल क्या है? वाह, बता अल्फा पार्टिकल। हाँ हाँ पता है उसे, बता क्या बेटा। देखिए भैया, आपने हीलियम सुना होगा, हीलियम। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं भैया? और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है भैया। और इसके ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही चुप हो जा, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो केवल क्या बनती है भैया? हीलियम की न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसको हम कहते हैं भैया अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं भैया? तो नॉर्मली कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम की न्यूक्लियस। क्या कहते हैं भैया? और ये दूसरे पार्टिकल से ज्यादा हैवी होता है, ठीक है भैया। ज्यादा हैवी होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके अंदर, और ज्यादा काइनेटिक आएगी तो भैया इसके अंदर जो लाइटनिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा आएगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भैया। तो इसका लेने का पर्पस भी हमारा, ये अल्फा पार्टिकल लेने का पर्पस यही था, ठीक है भैया। पार्टिकल विद इन 2 यूनिट, हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। चलो भैया
अब क्या हुआ भैया, यहां से इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल के बीम छोड़ी, ठीक है भैया। अच्छा, अगर एटम जो था वो सॉलिड था, एटम क्या था, अगर सॉलिड था, तो ये पार्टिकल जाते टकरा कर यहीं रुक जाते, है ना। अगर ये एटम सॉलिड से बना, एटम जिसकी ये क्या है भैया, आपकी जो ये फिल्म है, फिल्म गोल्ड से बनी है, गोल्ड के एटम से बनी है, और गोल्ड का एटम अगर सॉलिड होता तो भैया सॉलिड एटम होता तो वो किसी भी अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता, अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता। और अगर वो अंदर से बाहर नहीं जाने देता तो इधर कोई पार्टिकल टकराता ही नहीं। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ, इन्होंने यहां से मान लीजिए 10,000 अल्फा पार्टिकल को छोड़ा, 10,000 अल्फा पार्टिकल को छोड़ा, तो देखा भैया कि 9,999 तो इधर 9,900 पहुंच गए इधर अल्फा पार्टिकल। कैसे पता लगा? क्योंकि भैया जब वो इस वेलोसिटी से आगे यहाँ पे स्ट्राइक हुए तो अपनी एनर्जी दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन को, और यहाँ पे ग्लो, बहुत सारे ग्लो, ग्लो ग्लो पे ग्लो, करीबन नहीं तो 10,000 में से 990 900 ग्लो यहाँ पर मिल गया मुझे, मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इधर जाके पहुंच गया। इसका मतलब एटम जो है वो सॉलिड नहीं है, एटम बीच में से क्या है, खाली है, बीच में से भैया। लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ग्लो यहां पर भी मिला, कुछ ग्लो इधर भी मिला, कुछ ग्लो इधर भी मिला, और एकाध ग्लो, बहुत रेयर ग्लो इस अपोजिट डायरेक्शन में भी इधर कहीं इधर इधर मिल गया, यहाँ पे ठीक है। बस ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। अब बारी है कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन आप दे सकते हो खुद से। क्या देखा भैया कि इसका मतलब देखिए, रदरफोर्ड ने पहला देखा, ऑब्जर्वेशन में देखा कि भैया ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुए भैया, बगैर किसी डेविएशन के, बगैर किसी पाथ चेंज के क्या हो भैया, सीधा सीधा निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला भैया कि एटम जो होता है वो सॉलिड नहीं होता, खाली होता है। और खाली नहीं, बहुत ज्यादा खाली होता है। एटम का करीबन नहीं तो 99.99% पार्ट क्या होता है भैया, एम्प्टी होता है, कुछ नहीं होता वहां पे, केवल स्पेस होता है बीच में। तो ये कहां से पता लगा भैया, जहां से 9,900 अल्फा पार्टिकल यहाँ पे मिले, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला भैया अगर एटम सॉलिड होता तो यहाँ पे इतने पार्टिकल आने नहीं चाहिए थे भैया। अगर इतने पार्टिकल आया तो इसका मतलब एटम सॉलिड नहीं है, बीच में क्या है भैया, स्पेस है, ठीक है भैया। उस स्पेस से पार करके इतने सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए भैया, बाहर निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो भैया ये हो गया। उसके बाद इन्होंने इन पार्टिकल के बारे में बताया कि ये क्यों आया, ये ग्लो क्यों मिला, ये ग्लो क्यों मिला भैया। अब सब एटॉमिक पार्टिकल बाद में बात करिए भैया, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। अब ये ग्लो क्यों मिला भैया हमें, तो ये ग्लो मिलने का एक रीजन था। क्या बोला इन्होंने भैया, चलो ये जो ग्लो मिल रहे हैं, ये ग्लो क्यों मिले, ठीक है भैया। इन्होंने बोला भैया कि इसका मतलब एटम पूरी तरह खाली नहीं है, एटम पूरी तरह खाली नहीं है, एटम के बीच में कुछ है, ठीक है भैया, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस का नाम लेने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बोला था भैया कि एटम के अंदर एक चीज होती है जहां पर एटम का सारा मास और लगभग सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसी पॉइंट पर लाई करता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया भैया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया भैया, समझिए भैया, एटम का सारा मास और लगभग सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज उसी पॉइंट पर लाई करता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उसी न्यूक्लियस के इंटरेक्शन की वजह से इन अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन में क्या हो गया भैया, चेंज आ गया। अब डायरेक्शन में चेंज कैसे आओगे देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है भैया। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है भैया, ये न्यूक्लियस है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए होंगे, क्योंकि बहुत सारा पार्ट एटम तो हमने, ये एटम ये जो बना रहा हूं मैं डायग्राम, ये डायग्राम जो बना रहा हूं मैं, ये न्यूक्लियस बना रहा हूं और ये पूरा एटम बना रहा हूं, और ये पूरा पार्ट क्या भैया, खाली है। लेकिन ये रेशियो नहीं रहता। अगर ये पूरा एटम है तो न्यूक्लियस ये रही, ये दिख रही है आपको न्यूक्लियस, नहीं दिख रही ना, ये पूरा एटम है भैया, और न्यूक्लियस ये रही। इससे भी छोटा रेशियो होता है न्यूक्लियस का, ना के बराबर, समझ गए। तो भैया अब बताओ, जो अल्फा पार्टिकल छोड़े गए वो कुछ किसी इससे इंटरेक्ट करेंगे क्या, सब क्या होंगे भैया, निकल जाएंगे। सारे अल्फा पार्टिकल क्या होंगे भैया, निकल गए भैया बगैर किसी डेविएशन के। क्योंकि भैया न्यूक्लियस तो दिख ही नहीं रही आपको, बहुत छोटी है न्यूक्लियस। अब क्या होता है भैया, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो भैया, भूले बिसरे इधर आके पहुंच जाते पास में। तो भैया आपको पता है अल्फा पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पता ना, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस में भी क्या होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या करता है भैया, ये इसको ऐसे रिपेल कर देगा, रिपेल हुआ ना, रिपेल कर गया।
कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो भैया, ज्यादा पास से चले गए तो उनके अंदर आपको डेविएशन भी क्या मिली भैया, ज्यादा देखने को मिली। देखो है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल और पास से गए होंगे तो उनके अंदर और डेविएशन। जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की एकदम एग्जैक्ट लाइन में गया होगा, ये न्यूक्लियस एरिया ना, इसकी लाइन में गया होगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आकर अपोजिट पाथ को रिट्रेस करता हो क्या भैया, वापसी आ गया। तो इसका मतलब भैया उसकी लाइन में जाने वाले पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी एकदम बहुत कम है। कम इसलिए क्योंकि उसका साइज ही क्या है भैया, बहुत छोटा है। बड़ा साइज होता तो भैया जाने वाले पार्टिकल बहुत सारे होते ना, प्रोबेबिलिटी उनकी क्या होती भैया, ज्यादा हो जाती, क्योंकि साइज बढ़ गया उसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो भैया इसी आधार पर इन्होंने बताया कि एटम का अधिकतर पार्ट क्या होता है, खाली रहता है, लेकिन जो डेविएट हुए हैं उनका रीजन भी दिया भैया कि एक सेंटर में छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जहां पर एटम का लगभग सारा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और वो चीज क्या होती है, बड़ी कॉम्पैक्ट होती है, दिखती नहीं है इतने से। अगर मैं बात करूं भैया ये पॉइंट मैं कह रहा हूं, इस पूरे एटम का साइज इतना बड़ा है और पूरा का पूरा मास क्या है, इसी के अंदर पड़ा हुआ है। तो सोचो कितनी कॉम्पैक्ट होगी ये चीज, इतने बड़े से चीज का सारा मास इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट कितना कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी भैया, कितनी ज्यादा होगी, है ना भैया। तो भैया यही बोला इन्होंने बताया, ठीक है भैया। फिर इन्होंने बोला भैया, अब इलेक्ट्रॉन की बात आई तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बोला भैया, इलेक्ट्रॉन के बारे में खैर कोई कुछ खास ऑब्जर्वेशन नहीं है यहाँ पर, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन्होंने नहीं किया, लेकिन इन्होंने बोला कि सारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, वरना उसे खींच लेता, वहीं पे रोक देता, लेकिन वो ने डेविएट किया, जो इंटरेक्ट हुए तो डेविएट हो गए। डेविएट वही हो सकता है जब रिपेल किया जाए उनको, तो पॉजिटिव चार्ज तो इसके पास हो गया, तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था वो कहां होगा। तो इन्होंने बताया, अभी हमें पता नहीं है भैया इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं। आप सब जो पढ़ते हो ना भैया, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस में, इसके बारे में अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है पक्का वाला कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही ऑर्बिट में ही ऑर्बिट करते हैं। ठीक है भैया, तो इन्होंने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो जगह दे दी पॉजिटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन को जगह दे दी भैया ऑर्बिट में। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में क्या करते हैं, लगातार कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं भैया, रिवॉल्व करते रहते हैं। चलो भैया दे दिया, मिल गया इनको नोबेल प्राइज। ठीक है भैया, इनको मिल गया, बेचारे दोनों भूखे नंगे पड़े रहे, वही 10,000 रुपए की सैलरी में काम करते थे ना। अरे यार का न्यूक्लियस जब कुछ नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन तो ही नहीं, कुछ फिर तो कुछ हो ही नहीं, नहीं बहुत कम ना। अबे ये लगा ले अल्फा पार्टिकल, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा भारी होता है। अल्फा पार्टिकल सोच कितना भारी होगा, तो कण बराबर भी उसके आगे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, खैर छोड़ उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो भैया इन्होंने इलेक्ट्रॉन को जगह दे दी ऑर्बिट में और प्रोटॉन को जगह दे दी न्यूक्लियस में। ठीक है भैया, अब बात हुई नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है भैया, नोबेल प्राइज राशि लेके खत्म हो गए, मर गए, इनके लड़के को भी मिला था नोबेल प्राइज, इनके बेटे को भी। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, आजकल तो एक किसी का बाप पढ़ लेता है लिख लेता है और बन जाता है कलेक्टर या बन जाता है पुलिस वाला, तो उसका लड़का पढ़ता ही नहीं है, बाप ने कमा लिया। ठीक है, पहले थे अगर मैडम क्यूरी के बारे में बताऊं तो मैडम क्यूरी को मिला था नोबेल प्राइज, मैडम क्यूरी के पति को मिला था नोबेल प्राइज, मैडम क्यूरी की लड़की को मिला था नोबेल प्राइज, मैडम क्यूरी को मरते मरते दोबारा मिला था नोबेल प्राइज। दुनिया में केवल एक मात्र ऐसा साइंटिस्ट है जिसको एक ही बंदे को 2-2 नोबेल प्राइज मिले थे, वो थी मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी जड़ौदा में नाले के पास में। ठीक है, हाँ तो चलो भैया समझ गए भैया। अब आए बोर, अब आए बोर, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है भैया, ध्यान रखना भैया। अब आए भैया आपके बोर, बोर ने क्या बोला भैया, अरे त्यागी भाई बोर ने क्या बोला सुन ले। हाँ ठीक है भैया, बोर ने बोला भैया कि रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं भैया। लेकिन आपको पता है जब कोई चीज ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होती है, सर्कुलर होती है, कैसी होती है भैया। और आपको पता है भैया ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड इन नेचर, पता है किसी को।
जितनी भी सर्कुलर मोशन होती है सबकी सब एक्सेलरेटेड नेचर की। पता क्यों एक्सेलरेटेड? क्योंकि आपको पता है लगातार अगर कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उसकी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, 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 इस पॉइंट पर वेलोसिटी है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन। क्या होता है भैया? तो ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर। और अगर कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो वो एनर्जी भी रेडिएट करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए चाहिए एनर्जी। अब गाड़ी ऐसी थोड़ी ना एक्सेलरेट कर जाती है भाई, भगाते हो एक्सेलरेटर देते हो तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। आज जब एक्सीलरेट करो तो एनर्जी का लॉस होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सीलरेट करता तो वो भी क्या करेगा भैया? एनर्जी का लॉस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करेगा तो उसका पाथ धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होता 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 क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो एटम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो भैया बात यहां तक पहुंच गई। लेकिन अब देखिए भैया, बोर ने इन्होंने कहा भैया ये तो बोर गलत हो, सॉरी रदरफोर्ड तो गलत है। तो इन्होंने पता क्या बोला? केवल इतना और नोबेल प्राइज मिल गया। इन्होंने केवल इतना बोला। बाद में इन्होंने स्पेक्ट्रम सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन वगैरह को भी डिफाइन किया अपने मॉडल से, और बहुत बढ़िया से फर्स्ट क्लास A1 ग्रेड से डिफाइन किया। और अब तक हम उस वाले मॉडल को उसी को फॉलो करते हैं। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हमडन, सब आपने सुना होगा। हमडन नहीं सुना होगा, पीफंड तक सुना होगा शायद आपने। ठीक है भैया। तो भैया ये स्पेक्ट्रल सीरीज है। ये क्या भैया? स्पेक्ट्रल सीरीज है। और दूसरी बात है भैया, स्पेक्ट्रल सीरीज अभी पढ़ाएंगे अभी, तो खैर अभी इसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा। अभी मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं भैया कि भैया रदरफोर्ड ने केवल इतना बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट तो करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक फिक्स ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है। और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और उस स्टेट पर इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपए आ गया। ठीक है, 500 रुपए आ गए तो आप क्या करोगे? घर से लोगे पैसे और निकल जाओगे। कोई चलाएगा लॉन चलाएगा, कोई चलाएगा चाउमीन की दुकान में, कोई चलाएगा मोमोज की दुकान में, कोई चलाएगा कुछ बच्चे ऐसे, हाँ कुछ बच्चे चाय पीने चले आते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी है कोई चाय के साथ सिगरेट भी पी लेते हैं। कुछ बच्चे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो ऐसे खर्च होते रहते पैसे कुछ बच्चे। ठीक है भैया। तो अब देखिए यहाँ पे एक्साइटेड हो गया आप क्या हो गए भैया? एक्साइट। पैसे बोले तो एनर्जी, पैसा बोले तो, और जब एनर्जी मिली तो आप एक्साइटेड हो गए। अपनी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड क्या था? आपका घर। और बाहर से बाहर निकले और पैसा उड़ाने लगे, पैसा उड़ाने। और जब पैसे खर्च हो जाएंगे तो क्या दुकान वाला अपने घर में बैठने देगा? और अपनी दुकान में बैठने देगा? चाउमीन वाला आपको चाउमीन खाने देगा? क्या करेगा? लात मार देगा, भगा देगा आपको। और फिर आप कहाँ गए? चुपचाप। और वही क्या होगी? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। 60 रुपए उधार लिए कि 60 रुपए मिले नहीं मेरे को, अब लो बाद में 70 रुपए दीजिए, ब्याज है 10 रुपए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। ओए ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज बोलिए। ठीक है भैया। तो भैया इन्होंने बोला कि भैया समझिए भैया, तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है तो वो कभी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, मतलब उस स्टेट से नीचे नहीं आना। ठीक है भैया, उस स्टेट से नीचे नहीं आएगा। अगर एनर्जी लेगा तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, मतलब चाउमीन दुकान में चले जाएगा। लेकिन जैसे पैसे खर्च होंगे वापस क्या आएगा? घर पे आ जाएगा। ठीक है भैया। वापसी कहाँ जाएगा भैया? अपने घर पे आ जाएगा। तो भैया इन्होंने इस पे इसको नोबेल प्राइज मिल गया। बाद में इन्होंने भैया स्पेक्ट्रल सीरीज वगैरह को भी अपने मॉडल से बहुत अच्छे से डिफाइन किया। बेटा राजा नींद आ रही है आपको? मैं दूर कर दूं? ठीक है भाई प्लीज। ओए ठीक है, ध्यान, अरे ध्यान दीजिए भैया प्लीज। ठीक है भैया। तो खैर इन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज वगैरह को डिफाइन बहुत बढ़िया, इनके मॉडल, इनका मॉडल एकदम एग्जैक्ट डिफाइन कर रहा था। इनके मॉडल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कोई निकाल पाया, क्योंकि इन्होंने सबकी नकल मार के सबकी गलतियों को सही कर दिया था। सबकी गलतियों को, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर इनका मॉडल जब ही गलत होगा जब हम क्वांटम लेवल पर पहुंच जाएंगे और क्वांटम लेवल की चीजों को जानना चालू कर देंगे। अभी हम बड़े लेवल पे हम नहीं देख सकते उन चीजों को। हम इलेक्ट्रॉन को आज तक नहीं देखा है, हमने प्रोटॉन को आज तक नहीं देखा है, हमने इवन एटम तक को ढंग से नहीं देखा है, तो हम कैसे बता सकते हैं क्या हो रहा है? ठीक भैया। तो इसीलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब हम क्वांटम लेवल पे चले आएंगे, छोटे लेवल पे चले आएंगे, तो भैया वहां पर हम इनकी गलतियों को पकड़ सकते हैं। जब तक उस पे नहीं गया तब तक इनका मॉडल ऐसे ही धगा पेल क्या होगा? चलता रहेगा। ठीक है भैया। और इनको हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है भैया। खैर
अब मैं बात कर रहा था भैया, देखिए इसके आगे की जो थ्योरी है वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है भैया। तो मैं लिखवाने के बजाय जो भी बोल रखा है मैंने वो सबका सब आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। ए भाई प्लीज, सारे के सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे जो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है भैया। अब देखिए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बात बताया तो भैया, देखिए अब तक हमने आपने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था कि एटम क्या भैया फंडामेंटल पार्ट है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर आपने पढ़ा भैया एटम के 3 पार्ट होते हैं जिसको कहते हैं भैया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। अब आपने सुना भैया ये तो इसका फंडामेंटल पार्ट है। अब आप देखोगे एक नाम है जनेवा, जनेवा जनेवा एक जगह है, ठीक है, ये जनेवा, जनेवा, ठीक है भैया। और जनेवा में क्या होता है भैया कि एक अंडरग्राउंड लैब है जिसकी लंबाई क्या 21 किलोमीटर है, ठीक है। उसके अंदर एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसका नाम है HLC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ठीक है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी से क्या होता है भैया टकराया जाता है। लगभग लाइट की स्पीड के आसपास का मामला होता है, ठीक है भैया। जब लाइट की स्पीड से दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, प्रोटॉन भी टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, और वहां पर और नए नए फंडामेंटल पार्टिकल जनरेट होते हैं जिनको हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क के 4 टाइप है, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म, ठीक है भैया। खैर इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स में है, ठीक है भैया। टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म, ठीक है भैया। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो कि इनको टूटने पर मिला है। उनमें से किसी ने हिग्स बोसोन का नाम सुना है? हिग्स बोसोन पार्टिकल का, हिग्स बोसोन, ठीक है भैया। किसने किसने सुना ऑनलाइन क्लास में हिग्स बोसोन पार्टिकल का नाम, ठीक है भैया। तो उसी पार्टिकल वहीं पर ये भी पार्टिकल मिला था, ये पार्टिकल मिला था, लेकिन जब ये पार्टिकल निकला, जब ये पार्टिकल निकला तो उस ऑब्जेक्ट का मास ही खत्म हो गया, मासलेस होगी वो चीज, खत्म होगी वहां से। तो इन्होंने बोला भैया कि हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल है जो कि किसी भी चीज को मास प्रोवाइड करता है। अगर हिग्स बोसोन नहीं होता तो आज इस ब्रह्मांड में किसी के पास मास नहीं होता, ठीक है भैया। खैर अभी आप लोग और आगे पढ़ोगे, अभी तो हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है भैया, ठीक है। आप लोग और आगे पढ़ोगे फील्ड थ्योरी, ठीक है भैया। इसमें नहीं पढ़ना आपको, बड़े लेवल पढ़ना फील्ड थ्योरी। बैठिए 2 मिनट भैया, अच्छी बात बता रहा हूँ, सुन ले। आगे तेरे को पढ़ना नहीं है, ढेला खींचेगा पापा का, पापा कहेंगे यार बदरपुर छोड़ गया, बदरपुर छोड़ गया ठीक है। तो सुन लो भाई, ठीक है भैया। फील्ड थ्योरी कहती है भैया, सुन ले, फील्ड थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आप एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी उस फील्ड के हिसाब से वो चीज को क्रिएट कर देगी, ठीक है भैया। खैर इसके बारे में मैं किसी दिन तसल्ली में बताऊंगा। मिलता है भैया अगली क्लास में, आज यहीं पे ऑफ करो क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तूने क्या बताया? एक बार तू भाग, ऐसे बात